Okay, lecture number 14, business law. Now see, in our earlier lectures of module, so पहले तो हमने मॉड्यूल 1 कंप्लीट किया, उसके बाद में मॉड्यूल फर्स्ट 4 मैंने पहले लिया निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो रिलेटिवली इजी है एंड शॉर्ट है, वो हमने पहले कंप्लीट किया. नाउ वी आर ऑन मॉड्यूल 2, out of which we have already covered contract of indemnity, then contract of guarantee. ये पहले ख़त्म हो चुका है. Now see, going further, now I start with bailment. What is a bailment? अभी देखो क्या है ये सेकंड मॉड्यूल में. What is remaining is now is the bailment, then the pledge, bailment and pledge and contract of agency रह गया. So ये भी छोटा है, फटाक से 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए. So let us first discover, then we will do agency, and then only remaining will be the module number 3, that is sale of goods act, जो थोड़ा सा लेंदी और स्लाइटली डिफिकल्ट है. सो वो मैंने रिजर्व किया हुआ है लास्ट में. एंड इफ़ वी गेट चांस ऑफ गेटिंग इनटू फिजिकल लेक्चर्स, अगर कॉलेज शुरू हो जाता है तो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे. और वो टाइम पे एक्चुअली मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी टाइम पे बता रहा हूँ, लेकिन लेट्स सी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको अलग से क्वेश्चन बैंक भी दे दूंगा. अगेन इट इज़ ओपन सीक्रेट, आई अगेन रिपीट, अगेन रिटेरिएट. कई बार मैंने बोला है, आज भी बोलता हूँ, कहीं क्लास नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा. ओनली वन थिंग, लेक्चर्स अटेंड करो, वीडियोस बराबर से देखो, वॉट एवर आई एम टीचिंग उसमें से ही आएगा, एंड वाइस वर्सा, जो आने वाला वही मैं पढ़ा रहा हूँ. दिस इज़ अ ओपन सीक्रेट. तो खाली अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना करोगे, वही नोट्स रखोगे और वही पढ़ोगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर गेटिंग पासिंग मार्क्स, एज क्लियर एज दैट. Okay, now let us see what is a bailment. Bailment is a special type of contract. अभी ये तो special contract से चल रहे हैं, which contains legal provisions in the sense that delivery of certain a good for certain purpose. तो आप किसी चीज़ के लिए कुछ करने के लिए अगर गुड्स की गुड्स मतलब क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी. सो नेचुरली बेलमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता है. So now see, whenever one person delivers goods to another person for some purpose, that will be bailment. Now let us see what the definition is. Actually, bailment is a French word, which is derived from the word bailer, B-A-L-L-I-A-R, जिसका मतलब है to deliver. In bailment, the possession of goods is temporarily delivered from one person to another. So अगर bailment create हो रहा है या bailment create करना है तो delivery of goods is very very important. जब तक गुड्स ए से बी को डिलीवर नहीं हो रहा है, बेलमेंट क्रिएट नहीं होगा. दैट इज फॉर सम पर्पस. नाउ लेट अस सी द व्हाट द डेफिनेशंस आर. सो अभी देखो, डेफिनेशन तो मैं पढ़ता हूँ और पिक्चर्स भी लोड करूँगा एज यूजुअल, बट सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, कुछ काम करने के लिए, कुछ चीज़ों के लिए. एंड वंस दैट पर्पज इज अकम्प्लिश, वो गुड्स को फिर से डिलीवर करना है, रीडिलीवर करना है या किसी और को देना है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर. तो यहाँ पे 2 पार्टीज हो गए. जो बेलमेंट क्रिएट कर रहा है वो बेलर, और जिसको बेलमेंट मतलब जिसको गुड्स दिए जा रहे हैं पोजेशन, वो बेली. सो प्रोमिसर इज द बेलर एंड प्रोमिसी इज द बेली. नाउ लेट अस सी व्हाट द डेफिनेशन इज. बेलमेंट, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे मीन्स द गुड्स, they shall, when the purpose is accomplished, जो पर्पज के लिए दिया वो खत्म हो गया या accomplish हो गया, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. So now let us put this definition into points. Point number 1, the delivery of goods by one person to another person फॉर सम पर्पज. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. पॉइंट नंबर 2, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे मीन्स द गुड्स शैल व्हेन द दे शैल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड. एक बार वो पर्पज खत्म हो गया, अकम्प्लिश, बी रिटर्न, और नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, और डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम. अभी इसका आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास बाइक है, कॉलेज पे तो मैं बाइक पे होता हूँ. वो बाइक है ना, वो मैंने मेरे मैकेनिक को दे दिया. सो आई हैव गिवन डिलीवरी ऑफ द बाइक टू. मैंने गुड्स क्या है,
माई बाइक मैंने क्या किया, आई हैव गिवन इट टू द मैकेनिक। मैकेनिक के लिए किस लिए दिया, उसको दे नहीं दिया, फॉर व्हाट, कुछ पर्पज़ के लिए दिया, क्या उसमें कुछ काम है, कुछ सर्विसिंग करना है, कुछ रिपेयरिंग करना है। एंड वंस दैट पर्पज इज अकम्प्लिश, सर्विसिंग रिपेयरिंग एक बार हो गया, ही हैज़ टू रिटर्न दैट बाइक टू मी। उसको दे ही नहीं दिया ना कि चलो हाँ तुम रख लो, ऐसे दिया हुआ नहीं है। So there is, so point number one, delivery of goods from one person to another for some purpose and on a contract that once that purpose is accomplished, the goods will be returned. अभी और एक एग्जांपल देता हूँ। अभी देखो कुछ लोगों को कपड़े जो है ना ट्राउज़र सीना है ना, सी आजकल टेलर के पास जाके ट्राउज़र सीना, कपड़े नाप मतलब मेजरमेंट देके सीने को देना ये बहुत कम हो गया। आजकल रेडीमेड मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है। सी कपड़ा सिलाने का आई डोंट नो व्हाट द करंट रेट इज़, लेकिन पैंट सीने का शायद 300-400 रुपये लेते होंगे आज की तारीख में, और शर्ट सीने का 200 रुपये तक तो आराम से होगा, पैंट का वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक कपड़ा सीने के लिए स्टिचिंग चार्जेस ऑफ द टेलर, सिलाई बोलते हैं उसको, मतलब वो मेहनताना ही शायद 400-500 रुपये ले ले। वही आप दुकान में जाओ, आपको 150-200 रुपये में शर्ट मिल जाएगा, 300-400 रुपये में पैंट मिल जाएगी, और ये 500-600 रुपये तो खाली सीने का हो गया। वो कपड़ा खरीदना तो पड़ेगा, वो कपड़ा स्टिच किस चीज़ का करोगे, फर्स्ट यू टू बाय क्लॉथ, तो शर्ट पीस पैंट पीस लेना पड़ेगा, फिर मेजरमेंट हो, एंड देन ही विल टेक मेजरमेंट, कट इट अकॉर्डिंगली, और वो कटिंग वगैरह करके उसका स्टिचिंग हो जाएगा। इट्स अ कॉस्टली अफेयर। अगर रेडीमेड ले लो तो सस्ता पड़ेगा। अभी देखो जीन्स अगर मैं सी के लूँ तो आज के तारीख में मेरे साइज़ में अराउंड 1000 रुपीज़ पड़ते हैं जीन्स के, 800-900 रुपये के आसपास। तो वही आप कुछ अच्छा जगह पे चला जाओ जहाँ पे कपड़े डिस्काउंट में मिलते हैं, फैशन सीट चले जाओ, या कोई सेल में देखो 500-600 रुपये में भी आपको जीन्स मिल जाएगा। तो सस्ता और कन्वीनियंट कौन सा है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो रेडीमेड सूट नहीं होता है, किसी की कमर बड़ी है, किसी का हाइट कम है, किसी की लेंथ कम है, तो जो रेगुलर मेजरमेंट्स में नहीं आते, जिनका मतलब स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स नहीं है, उनको सीना पड़ता है। तो अभी समझो आप कपड़ा लेते हो और कपड़ा क्या करते हो, उसको डिलीवर करते हो वो टेलर के पास, फॉर व्हाट, फॉर स्टिचिंग दैट क्लॉथ इनटू ड्रेस। या समझो लेडीज़ आप ये लेते हो सलवार कमीज़ बनाने के लिए वो सूट का पीस लेते हो, फिर वो सीने के लिए टेलर के पास देते हो। किस लिए देते हो, ताकि वो मेजरमेंट लेके, या पहले का ड्रेस आप मेजरमेंट उसके लिए दोगे, एंड देन वो टेलर को क्या करना पड़ेगा, वो कट करके उसका स्टिचिंग करके दैट क्लॉथ हैज़ बीन नाउ कन्वर्टेड इनटू अ सूट, और वो आपको वापस देगा। तो सूट, सलवार और दुपट्टा चाहिए तो आप उसके साथ मिलता है या अलग से ले लो, जो भी। सो नाउ सी हियर पर्पज इज व्हाट, दैट यू हैव बॉट अ क्लॉथ एंड you have delivered the possession of the cloth to that person who is a tailor, for what, for stitching that cloth into a clothes। तो शर्ट पीस था उसको शर्ट बनाओ, पैंट पीस था उसको पैंट बनाओ। लेडीज़ का जो सूट रहता है सलवार कमीज बोलते हैं, उसको सीने के लिए पीस ले लिया और उसको दे दिया। व्हाट इज़ द पर्पज़, फॉर स्टिचिंग क्लोथ। वो क्लोथ स्टिच करके क्या करना है, पर्पज़ एकम्प्लिश हो गया, वो उसको वापस देना है। या आप किसी और को भी देने को बोल सकते हो। जैसे अभी देखो सपोज आई वांट टू स्टिच अ पैंट फॉर माई सन, तो लेने वाला मैं हूँ, मैंने कपड़ा लिया, पैसे दिए, कपड़े लेके गए, टेलर के पास गया, टेलर को दिया और उसको बोला हाँ ठीक है करो, और ठीक है आप एक काम करो, आपका जो स्टिचिंग चार्जेस है वो भी ले लो अभी, और ये लड़का आएगा मेरा, उसके हाथ में उसको डिलीवरी दे दो। अभी डिलीवरी लेने मैं खुद नहीं जा रहा हूँ। सो एज पर माई डायरेक्शन, सो नाउ लेट अस सी व्हाट दोज कंपोनेंट्स आर। द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज़। तो बाइक था तो रिपेयरिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए, और कपड़ा किस लिए दिया, उसको कपड़े सीने के लिए, for some purpose, upon a contract that they shall, they means the goods, whatever has been delivered, shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them। तो अभी बाइक का भी ले लो, मैंने बाइक लिया, मैकेनिक के पास डाल दिया, रिपेयर करने को बोला, उसको बोला अरे वो मेरा आदमी आएगा वो उसको दे देना, आई एम नॉट गोइंग। सो डिलीवरी इज एज पर माई डायरेक्शन, लेकिन रीडिलीवर मत करो, किसी और को दे दो, दैट इज ऑल्सो पॉइंट। What are the essentials of bailment, characteristics of bailment, requirements of a bailment? Number 1, 7 है। Number 1, essentials of bailment, parties. In a contract of bailment, minimum 2 parties are necessary. एक बेलर और बेली, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 तो पार्टी होनी ही चाहिए। Namely the bailor and the bailey. Bailor is the person delivering the goods, and bailey is the person to whom the goods are delivered. Goods refer to movable, so immovable property का bailment नहीं हो सकता। bailment can be done only of movable property, जो chattels बोलते हैं ना movable property, उसका ही होता है। नेक्स्ट, सेकंड,
enter into a agreement. Parties must enter into a agreement. In a contract of bailment there has to be an agreement, जो एक्सप्रेस और या तो फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट होना ही चाहिए. नेक्स्ट, थर्ड, रिटर्न ऑफ गुड्स. एग्रीमेंट क्या है कि गुड्स दिया है लेकिन पर्पस होने के बाद में गुड्स वापस दे दो. इन बेलमेंट देयर इज ओनली अ टेम्पररी ट्रांसफर. अगर मैं बाइक बेच ही दूं, इफ आई हैव सोल्ड माई बाइक टू दैट पर्सन, तो वापस लेने का सवाल पैदा नहीं होता है. लेकिन मैकेनिक को मैंने किस लिए दिया? रिपेयर करके मुझे वापस देना है उसको. सो डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम रिटर्न ऑफ गुड्स का कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, या मुझे या किसी और को, एज पर माई डायरेक्शन. इन बेलमेंट देयर इज ओनली टेम्पररी transfer of possession. Therefore goods must be returned or disposed of as per the directions of the bailor. Fourth point, purpose. कुछ चीज करने के लिए दिया. बाइक किस लिए दिया था? सर्विसिंग करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए. कपड़ा किस लिए दिया था? वो क्लॉथ को स्टिच करके क्लोज करना है. सो कुछ पर्पज के लिए दिया हुआ है. इन केस ऑफ बेलमेंट द पोजेशन ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड फॉर सम पर्पज. ऐसे रखने को दिया तो शायद बिलमेंट नहीं होएगा वो. द पर्पज मस्ट बी एक्सप्रेसली स्टेटेड. एग्जाम्पल गिविंग, स्कूटर फॉर सर्विसिंग, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. और कभी कभी इम्प्लाइड भी होता है, डिपॉजिटिंग लगेज इन अ रेलवे क्लॉक रूम. आप कभी वेटिंग रूम में जाते हो तो सामान वहाँ पे रख के फिर कहीं बाहर जाना है मुझे, तो सामान वहाँ पे मैंने वेटिंग रूम में, वहाँ पे क्लॉक रूम होता है जहाँ सामान आप छोड़ सकते हो, वहाँ मैंने छोड़ दिया. तो टेम्पररी दिया, उसको दे ही नहीं दिया ना, उसका चार्जेस रहेगा वो मैं दूंगा, लेकिन उसको मुझे वापस भी देना है. जब भी मैं बाहर आके ट्रेन पकड़ने जाऊंगा तो मैं अपना लगेज लेके निकल जाऊंगा. ये इम्प्लाइड हो गया. देन फिफ्थ पॉइंट, इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ इट इज क्लियर दैट इन बेलमेंट ओनली पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, दैट इज फिजिकल कमोडिटी. ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुआ है, खाली पोजेशन देना चाहिए. नेक्स्ट 6, नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया तो सेल ही हो जाएगा. बाइक अगर मैं रिपेयर करने ने उसको बेच दूँ तो वो मुझे पैसे देना चाहिए और बाइक उसको ही दे दिया, सो दैट इज सेल. दिस इज नॉट केस ऑफ सेल, बाइक उसको वापस देना है. नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ऑल्दो कमोडिटी और गुड्स मे बी इन पोजेशन ऑफ द बेली, यट द बेलर रिमेन्स टू बी द ओनर. तो ओनरशिप उसकी ही रहेगी. देन 7th पॉइंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स. इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट द डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी वॉलेंटरी. कि वो लाके दिया है वॉलेंटरी, आउट ऑफ हिज ओन विश. जबरदस्ती चाकू लेके निकाला तो वो बेलमेंट नहीं होगा, फिर वो थेफ्ट ही हो जाएगा या वो रॉबरी ही हो जाएगी. द डिलीवरी मस्ट बी एक्चुअल व्हेन द गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर और पुटिंग द डिलीवरी मे बी कंस्ट्रक्टिव व्हेन वन डज समथिंग विथ इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजेशन ऑफ द बेली. इसका एक एग्जाम्पल और रख देता हूँ. सी, कभी कभी कुछ टेलर है ना, वही कपड़ा भी रखते हैं. तो या आपको किसी क्लोथिंग शर्टिंग का दुकान रहता है ना, जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, कपड़े में सो कपड़ा मिलता है, वहाँ पे जाना पड़ेगा. सिलेक्ट करो, उसको बोलो आपको कितना रिक्वायरमेंट है. वो टेलर को पहले पूछो, क्या आपको मालूम है. और फॉर अ पर्सन लाइक मी, अगर छोटा पना है तो मुझे 3.5 मीटर लगता है हाफ शर्ट सीने को, और शायद कभी कभी फुल शर्ट सीने को 4 मीटर भी लग जाता है. अगर बड़ा पना है तो 3.5 मीटर लगता है. तो मैं उसको पूछता हूँ पना कितना है, तो 3.5 दो या 4 दो. और मेरा जो टेलर है वो, उसके पास कपड़ा भी रहता है, वो कपड़े का मतलब शोरूम ही है पूरा, वो रेडीमेड नहीं, कपड़ा भी रखता है जो इमीडिएटली सी के मिलेगा. अभी देखो पोजेशन गुड्स को, उसको कंस्ट्रक्टिव कैसे होता है वो बताता हूँ. मैं टेलर के पास जाता हूँ, शर्ट पीस और पैंट पीस वहीं पे सिलेक्ट करता हूँ उसके ही दुकान में. तो अभी मैंने खरीद के उसको पोजेशन दिया है क्या नेट, उसके ही पास है, लेकिन वो उसके पोजेशन में देने का कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट कभी हो जाएगा उसके पास ही, लेकिन अभी मेरा हो गया. ये कभी हो जाएगा जब भी वो बोलेगा ना, ठीक है, मैं उसको बोलता रहे हाँ ये रेड कलर का है या जो वाइट कलर का है वो मुझे चाहिए. अभी बीइंग ए लॉयर मेरा तो ज़्यादातर कपड़ा वाइट कलर का ही होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ वाइट कलर में सीने का, वाइट, हाँ ये कपड़ा फाइनल किया, इसमें से आप निकालो. तो बोलेगा हाँ आपको बाबा 3.5 मीटर लगता है. वो क्या करेगा, 3.5 मीटर गिनेगा और वो जो तागा रहता है जिसमें पूरा क्लॉथ बंडल करके रखा रहता है उसमें से वो काट के वो पीस अलग करेगा मेरे लिए. द मोमेंट ही हैज़ कट दैट लॉन्ग पीस शीट इनटू माय रिक्वायरमेंट और मेरा कपड़ा करके अलग किया, अभी वो कपड़ा मेरा हो गया और मैंने उसको ही दिया, तो एक कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो गया. गुड्स उसके ही पोजीशन में था, लेकिन वो जब भी उसने काट के अलग किया, नाउ दैट इज फॉर मी. अभी उसमें किसी और का शर्ट होएगा क्या? नहीं होएगा. कोई दुबला पतला आदमी रहेगा तो उसका शर्ट होएगा? नहीं, वो उससे 2 शर्ट हो जाए.
और कोई मुझसे ज़्यादा हेल्दी आदमी है, मुझसे ज़्यादा मोटा आदमी है, तो उसका कपड़ा नहीं होगा, उसको कम पड़ेगा. सो नाउ दैट हैज़ बीन कट एज पर माई रिक्वायरमेंट. तो एक बार वो कट करके अलग कर दिया, नाउ दैट इज़ माइन. तो मैं उसको कंस्ट्रक्टिव पोजीशन दिया, तो उसने अलग निकाला और अभी वो क्लॉथ का कपड़ा जो उसके ही पास था उसमें से वो मेरा कपड़ा सिएगा. सो दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव पोजीशन. और मैंने वो कपड़ा उसके पास ही दिया, मैं घर पे लेके जाके क्या करूँगा, उसको ही सीना है. तो पैंट पीस का भी एग्जांपल ले लो, भाई मुझे 180 या 2 मीटर लगता है, तो वो कट करके उसने निकाला 2 मीटर, हाँ ये कपड़ा आपका, अलग रखा. एंड देन वो यूजुअली क्या करते हैं, वो कट करके उसका एक छोटा छोटा टुकड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए वो रिसीट के ऊपर मार देते कि बाबा पता चले. एंड रिसीट का एक कॉपी लेके वो इमीडिएटली डाल देते कि चलो इसका, फिर उसका कटिंग, फिर उसका वो स्टिचिंग, फिर उसका काजा, बटन. पैंट है तो उसको जिप लगेगा, शर्ट्स है तो उसका वो ये बनेगा बटन, और वो पूरा पट्टी वगैरह बनेगा, कॉलर बनेगा, कफ बनेगा यहाँ वाला. एंड देन इट्स कंप्लीट दैट वे. तो वो सब उसके बाद में होगा. तो एक बार वो प्रोसीजर चालू हो गया तो ये हो गया. एंड देन वो आपको कुछ एडवांस मांगेगा, एंड देन यू विल पे दैट मनी. तो नाउ हियर यू विल बी पेइंग फॉर द क्लॉथ एज वेल एज स्टिचिंग. और अगर आप कहीं और से कपड़ा लेके आ रहे हो तो खाली स्टिचिंग कर सकते हैं. दैट इज अंडरस्टूड. तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजीशन. लेकिन डिलीवरी ऑफ गुड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंपोनेंट नंबर 1, पार्टी 2 होने चाहिए. पॉइंट नंबर 2, दे मस्ट एंटर इनटू एग्रीमेंट. ऐसे ही खाली मैंने आपके घर पे रख के मेरा बाइक रख दिया, दैट इज नॉट डन. एग्रीमेंट क्या है कि बाइक को रिपेयर करो या उसको सर्विस करो. देन रिटर्न ऑफ गुड्स, रखा है लेकिन मैं लेके भेजूंगा, मुझे वापस भी देना है. देन नेक्स्ट पर्पस. पर्पस इज सम पर्पस एकम्प्लिश करना है. बाइक का सर्विसिंग, बाइक का रिपेयरिंग, कार का पेंटिंग, कार का डेंटिंग, कुछ काम करना है. या समझो ये है जो एग्जांपल दिया था आपको अभी क्लॉथ का, कि कपड़ा है उसको सी के उसके यू टू मेक क्लोथ्स फॉर मी. सो दैट पर्पज एकम्प्लिश हो गया. देन नेक्स्ट इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. तो ये जब तक ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं होगा, बेलमेंट क्रिएट नहीं होगा. एंड दिस इज अ टेम्पररी डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर दैट पर्पज एंड नो ओनरशिप इज ट्रांसफर. ये कंपोनेंट्स आ गए. एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक डिलीवरी नहीं होता है बेलमेंट क्रिएट नहीं होगा. एज सिंपल एज दैट. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स और इसेंशियल्स ऑफ अ बेलमेंट. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट 2 टाइप के होते हैं. ऑन बेसिस ऑफ रिवॉर्ड और चार्ज, मतलब जिसके लिए बेलर बेली को पैसे देता है. अभी देखो, बाइक मैंने दिया सर्विसिंग के लिए तो उसका कुछ चार्जेस होगा, कुछ स्पेयर पार्ट का कॉस्ट बनेगा. तो स्पेयर पार्ट या तो मुझे ला के दो या मेरे पास ये ले लो, मैं उसके पैसे आपसे अलग ले लूँगा. तो बिल बनाऊंगा कि स्पेयर पार्ट के इतने हो गए, गाड़ी का वॉशिंग का इतना चार्ज हो गया और लेबर इतना हो गया, तो टोटल बिल देगा. तो मेरा तो रॉयल एनफील्ड बाइक है तो यूजुअली बिल थोड़ा हैवी रहता है. अगर ऑयल चेंज करूँ तो शायद 2500 तक भी बिल जाता है. तो वो मुझे बिल देता है कि वो वॉशिंग का 110 रुपीज़, आज के 150 रुपीज़ लेते हैं वॉशिंग का, जो धोने का वगैरह चार्ज रहता है ना, अंदर से बाहर से पूरा ऊपर नीचे से जो गाड़ी सफाई होती है वो. तो उसका पहला 150 रुपया चार्ज. फिर स्पेयर पार्ट का अलग अलग समझो बाबा इतना हो गया. ऑयल चेंज करने का 3 लीटर ऑयल 350 रुपये ऑयल का चार्ज है, तो 900 रुपये ऑयल का हो गया. फिर पार्ट के कुछ और ये हो गए. एंड देन टोटल वो करके उसके नीचे वो उसका चार्ज लगाएगा 300-400 रुपये, जो भी उसका लेबर रहेगा काम करने का वो लगाएगा. एंड देन टोटल मार के आपको हाथ में बिल देगा कि इतना बिल हो गया. सो फर्स्ट इज़ फॉर रिवॉर्ड. अभी देखो, क्लोज आप अगर कपड़ा लेके सीने को दे रहे हो तो उसके स्टिचिंग चार्जेस देने पड़ेंगे. अगर क्लॉथ भी आप उसी के पास खरीद रहे हो तो उसके पैसे अलग होंगे. तो बिल में वो पूरा लगाएगा कि बाबा इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना मीटर, इतना रुपया कपड़े का, इतना स्टिचिंग का, और टोटल बिल आपके हाथ में दे देगा वैसे. सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड और चार्ज, मतलब पैसों के लिए. और दूसरा होता है ऑन बेसिस ऑफ बेनिफिट, जहाँ पे पहले तय नहीं होता है कि ये दो वो दो. तो कभी कभी वो मतलब दैट इज अंडरस्टूड बिटवीन पार्टीज और समझ लेते हैं. सो ऑन बेसिस ऑफ चार्ज और रिवॉर्ड फर्दर इज डिवाइडेड इनटू ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट. अभी ये क्या है देख लो. ग्रेटिट्यूअस वेयर देर इज नो कंसिडरेशन, मतलब पैसे की कोई लेन देन की बात नहीं है. एक्स लेंड्स हिज कार टू वाई विदाउट एनी चार्ज. तो अभी समझो कभी आप दोस्त के पास मांगता रहे तेरा बाइक देना, हमारा बाइक नहीं है, या मुझे जरा अभी ना हमारा कॉलेज मानपाड़ा इधर है, किधर अपना माजीउड़ा में, यहाँ से समझो मुलुंड जाना है, कुछ काम है, तो मेरा दोस्त है, मुझे जरा बाइक देना, मुझे जाके आना है. अभी बाइक किस लिए दिया है, पहले तो ओके बाइक का चाबी दिया, बाइक लेके गया हो, सो बेलमेंट क्रिएट हो गया. किस लिए दिया है, फॉर हिज पर्पज़ टू गो देयर एंड कम बैक. और ये किस बात पे दिया है कि वो बाइक मुझे रिटर्न करेगा. लेकिन मैं उसको ऐसा थोड़ा ना बोलता ठीक है बाइक लेके जा, लेकिन 200 रुपये भाड़ा दे, 400 रुपये भाड़ा दे. ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त है तो क्या करेगा,
अगर अच्छा दोस्त है तो वो कम से कम पेट्रोल भरेगा 50-100 रुपये का। अगर बेशरम और एकदम निच्चड़ किस्म का दोस्त होगा तो तुम्हारा ही पेट्रोल वो खर्चा करके वापस आके गाड़ी खड़ा कर देगा। तो उससे कुछ लेन देन की बात नहीं। सो गाड़ी हायर पे रहेगा तो अलग बात है, ये गाड़ी का आप हायर नहीं ले रहे हो। अभी देखो रिक्शा में बैठो, स्टेशन जाने का बोलो, मीटर डालेगा, जितना मीटर में होगा उतना देना पड़ेगा। लेकिन कोई पहचान करेगा तो वो मीटर नहीं डालेगा, वो खाली बिठा के लेके जाएगा, तो वो भी बिलमेंट ही हो गया, लेकिन वो ग्रेट्यूटियस हो गया, मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन। सो ग्रेट्यूटियस इज विदाउट एनी कंसिडरेशन। देन सेकंड इज नॉन ग्रेट्यूटियस, मतलब जहाँ पे कुछ पैसे होते हैं। एक्स ने वाई से या ए ने बी से कार भाड़े पे लिया कि मुझे शिरडी जाके आना है, तो उसका कुछ रेट रहेगा 8, 10, 12, 15 रुपये जो कुछ पर किलोमीटर। आई डोंट नो व्हाट द रेट इज, बिकॉज मैं तो खुद की गाड़ी में जाता हूँ, तो गाड़ी भाड़े पे लेके बहुत साल हो गए जाके, तो आई एम नॉट अवेयर व्हाट द करंट मार्केट रेट इज़, बट आइडियली मेरे हिसाब से शायद 12 रुपये के आसपास होगा पर किलोमीटर। तो शिरडी जाके आके समझो 400 किलोमीटर हो रहे, तो मल्टीप्लाइड बाय दैट मच अमाउंट, उतना पैसे होते हैं। ओके, देन सेकंड, बेलमेंट ऑन बेसिस ऑफ बेनिफिट, सेकंड टाइप ऑफ बेलमेंट, सेकंड काइंड ऑफ बेलमेंट, classification of bailment on the basis of who is getting benefit under the contract. There are three types. Number one, bailment for benefit of the bailer. It is a contract of bailment which is entered only for benefit of the bailer. यहाँ पे बेली को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन बेलमेंट क्रिएट होता है। एग्जाम्पल देख लो, ए इज़ गोइंग आउट ऑफ टाउन एंड ही सेज अरे मेरा कुत्ता है ना, पेट है, उसको तुम्हारे पास छोड़ के जाता हूँ। तो बोलता है ठीक है 2 दिन में रख लेता हूँ, और मालूम है कुत्ता भी उसको पहचानता है, देन कुत्ता उसके पास आराम से रहेगा, 2 दिन खाएगा पिएगा, लेके जाओगे। लेकिन इसमें आपने कुछ उसको देने का बात नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, दिस इज बेनिफिट ओनली ऑफ द बेलर। देन बेलमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ द बेली, यहाँ पे बेली को बेनिफिट होता है। जैसा आप देखो अभी ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि बाइक मांगने कोई दोस्त आ गया, तो मैं बेलर हो गया, वो बेली हो गया, गाड़ी वो लेके गया, एज आई टोल्ड यू, अच्छा और थोड़ा सा ठीक ठाक दोस्त है जो डिसेंट है और जिसको समझ में आता है, तो वो बाइक में कम से कम 50-100 रुपये का पेट्रोल तो डालेगा। नहीं तो कुछ बेशरम दोस्त रहेंगे तो ऐसे यूज़ कर लेते हैं, या हक से चलो तुम्हारा पेट्रोल मेरा पेट्रोल एक ही बात है, ऐसे ऊपर से बोलेंगे। तो अभी देखो, ये मैंने बाइक उसको लेंड किया, इसमें फ़ायदा किसका है, उसका है, उसका काम हो गया, मुझे क्या फ़ायदा मिला, कुछ नहीं। सो दिस इज बेलमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ द बेली। या समझो अभी ये एग्जाम्पल देख लो, ए लेंड्स हिज पेन टू बी, ए ने पेन बी को दे दिया कुछ ये करने के लिए, लिखने के लिए। इसमें फ़ायदा किसका है, बी का है, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं, मैं उससे थोड़ी ना भाड़ा लेने वाला हूँ। देन तीसरा है बेलमेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वेयर बोथ बेलर एंड बेली दोनों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। जैसे इसका फ़ायदा ले लो, हमने कपड़े का एग्जाम्पल लिया था या बाइक का एग्जाम्पल लिया था कि मैं उसको पैसे दूंगा, ये उसका फ़ायदा है मैकेनिक का, और मेरा फ़ायदा क्या है कि मेरी बाइक बराबर ठीक होके, उसका पूरा रिपेयरिंग होके वो परफेक्ट गुड कंडीशन में मुझे वापस मिलेगी, बेटर देन व्हाट इट इज़। सो दैट इज़ देयर। या कपड़े का एग्जाम्पल ले लो कि क्लॉथ ले लिया और उसको दे दिया टेलर को, टेलर ने मेरा कपड़ा मुझे सी के देगा, तो मेरा फ़ायदा क्या है, बेलर का फ़ायदा क्या है, दैट माई क्लोथ्स विल बी स्टिच, एंड बेली का फ़ायदा क्या है, दैट ही विल गेट मनी, उसका जो भी स्टिचिंग चार्जेस रहेगा वो मिलेगा। अगर कपड़ा भी उसके पास ले रहे हो तो उसके ऊपर भी वो कुछ प्रॉफिट मारेगा। कॉस्ट में कोई किसी के लिए कुछ देने को नहीं बैठता है। ओके, देन मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कैसे टर्मिनेट होता है, टर्मिनेशन मीन्स व्हाट, एंड, कैंसलेशन। मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, फर्स्ट वन, डेथ ऑफ द बेलर और बेली। तो अगर बेलर या बेली दोनों में से किसी का मौत हो गया बेलमेंट क्रिएट करने के बाद, द बेलमेंट विल कम टू एन एंड। नंबर 2, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स बिल्ड। अभी मैंने दोस्त को कंडीशन पे दिया है मेरा बाइक, ओके ठीक है लेके जाओ, लेकिन संभाल के चला और रफली मत चलाओ, एंड देन सडनली आई कम टू नो कि अरे उसने ये किया वो किया और कुछ गलत यूज़ किया है, कोई मुझे आके बोला अरे देखो, तो मैं शायद उसको आगे से नहीं दूंगा या बेलमेंट कैंसिल भी कर सकता हूँ जाके। देन थर्ड, एक्सपायरी ऑफ द टर्म। बेलमेंट अगर फिक्स पीरियड के लिए, तो टर्म के साथ वो ख़त्म हो जाता है, तो ख़त्म होने के बाद में वो वापस मिलना चाहिए। जैसे पहले मालूम है, अभी तो यार ये सैटेलाइट टीवी हो गया और इतने सारे चैनल्स हो गए। पहले कैसा था ना कि ये केबल टीवी आने का पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, जब भी मैं शायद स्कूल और जस्ट कॉलेज में था, वो टाइम पे ना वीसीआर और वीसीपी का बहुत चलन था। तो ये मतलब धीरे धीरे चालू हुआ। पहले तो मूवी देखने का मतलब या तो थिएटर या तो टीवी पे लगेगा तभी,
तो घर में अलग से खुद का चॉइस के हिसाब से खुद की मर्जी से मूवी देखना, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। वो बाद में पहले कैसे आया, पहले वीडियो कैसेट प्लेयर और वीसीआर आ गया, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जिसमें मैं वो पार्लर खुल गए जहाँ पे जाके मैं कैसेट लाता हूँ लाइब्रेरी से, वीडियो लाइब्रेरी या वीडियो पार्लर बोलते थे। मैं जाके कैसेट, मुझे जो मूवी देखना है वो लेके आता हूँ। तो वो बेलमेंट है ना, वो भी बेलमेंट ही है कि आप कैसेट दे के मुझे वापस दोगे। देन कैसेट में भी ना जो मास्टर प्रिंट रहता था ना विदाउट ऐड वाला, उसका कीमत अलग, उसका प्रिंट जो वो लोग कॉपी करते हैं उसका कॉपी अलग। तो मास्टर प्रिंट लाने का, तो मास्टर प्रिंट का भाड़ा ज़्यादा रहता था वो टाइम पे, शायद 20 रुपया कुछ तो भी था एक कैसेट का भाड़ा। और वो आपने अगर हायर पे लाया तो 3 घंटे में 4 घंटे में वापस देना पड़ेगा। अगर ओल्ड मूवी है, सॉरी अगर न्यू मूवी है, लेटेस्ट मूवी है जो अभी रिलीज़ हुआ है, तो वो 4 घंटे में वापस ला के देना चाहिए। और अगर पुराना मूवी है तो वो 1 दिन के बाद वापस ला के दो, मतलब आज लेके जाओ देखो कल वापस ला के दो, दैट इज़ फाइन। लेकिन नया मूवी रहेगा तो 4 घंटे में वापस ला के देना पड़ेगा, नहीं तो भाड़ा डबल हो जाएगा। तो ये चालू हो गया ना उसी, दैट इज़ फॉर अ पर्पस एंड फॉर अ टाइम, कि ये 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। अगर मैं वो कैसेट भाड़े से लेके जाऊँ तो और 4 दिन बाद वापस देने को जाता हूँ तो 4 दिन का भाड़ा लेगा वो मुझसे। या ये एग्जांपल लो, नया मूवी का वीडियो कैसेट है, वो 4 घंटे में वापस ला के दो, मैं 24 घंटे बाद देने को जाता हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा पैसे मांगेगा, क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है, कुछ ना कुछ लोग मांगने को आ जाते हैं फिर से, दैट अबाउट। सो टाइम लिमिट खत्म हो गया तो भी बेलमेंट खत्म हो सकता है, एक्सपायरी ऑफ द टर्म। देन फोर्थ, टर्मिनेशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ द पर्पस। गुड्स किस लिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, तो वो पर्पस खत्म हो गया। अभी वो एग्जांपल ले लो, बाइक सर्विसिंग हो गया, अभी वो मैकेनिक रख के क्या अचार डालेगा, वापस दे देगा। या आपने कपड़ा सीने को दिया है तो एक बार आपके साइज के हिसाब से क्लोथ स्टिच हो गए तो किसी और को दे ही नहीं पाएगा, वो आपको ही रिटर्न करे। तो एक बार पर्पस अकम्प्लिश हो गया, बेलमेंट विल कम टू एन एंड। पर्पस, सो व्हेन बेलमेंट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, it gets terminated as soon as the purpose is accomplished, realized, and subject matter destroyed। जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो बेलमेंट ख़त्म हो गया, क्योंकि वो आगे ये हो ही नहीं सकता है। क्या बोलते हैं उसको, यू कैन, अभी समझो कपड़े सीने को दिया है और उसकी मौत हो गई, या समझो उसका दुकान फोड़ा किसी ने और चोरी हो गया सब, तो शायद आप उससे बोलोगे नहीं नहीं मेरा नुकसान हो गया मुझे भर के दो, ऐसे बोलोगे, लेकिन बेलमेंट ख़त्म हो गया। सो कॉम्पेंसेशन अलग बात है, वो आप लोगे नहीं लोगे, ह्यूमैनिटेरियन का छोड़ दो, अरे बेचारा लूट गया जाने दो, टेलर है कमा के खाता है जाने दो, या कोई बोलेगा नहीं नहीं माझं नुकसान झालं, 1000 रुपयाचा कपडा होता मला पाहिजे, दैट विल डिपेंड एंड डिफर, लेकिन बेलमेंट खत्म हो गया। ओके, सो यहाँ पे बेलमेंट खत्म हो गया। प्लेज वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। प्लेज मतलब आपको बोलता हूँ उसको प्लेज या पॉन भी बोलते हैं, PAWN या पॉन। पॉन मीन्स क्या मालूम है, कोई चीज़ गिरवी रखना। यहाँ पे लोन का अमाउंट होता है और उसको वापस देने के लिए एक किस्म का एश्योरेंस होता है कि अभी समझो मेरे पास एक अंगूठी है जो सोने की है, तो मैं जाके वो ज्वेलर के पास बोलता हूँ मुझे गिरवी रखने, मुझे कितने पैसे दोगे, तो वो चेक करके देखेगा, अरे अभी तो सोने का भाव कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, 50,000 के ऊपर गया है, तो वो देखेगा अरे आधा तोला है मतलब 25,000 का सोना है, तो वो बोलेगा मैं 20,000 आपको दे सकता हूँ। कभी भी वो कम देगा, जितना का वैल्यू है उससे कम ही देगा वो। फिर आप 20,000 उससे ले लो, वो पावती बना के देगा कि मेरे पास गिरवी रखा है, बेचा है नहीं बेचा है, उसको खाली वो संभाल के रखना पड़ेगा। और जब भी आप उसके पैसे वापस करोगे इंटरेस्ट के साथ, कोई अभी देखो आपको हेल्प करने का तो बैठा नहीं, तो वो तो धंधा करने को बैठा है, तो वो समझो आपको इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो आप इंटरेस्ट के साथ, तो अभी समझो 20,000 रुपये अपने उसको दिए है, उसने आपको दिए है, तो वो बोलेगा रिटर्न मुझे 22,000 चाहिए, मुझे 23,000 चाहिए। तो जब भी आप उसकी पूरी अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस दोगे तो वो जो गिरवी रखी हुई चीज़ है वो छुड़ा के उसका रिसीट कैंसिल करके ही हैज़ टू रिटर्न यू दैट बैक। और अगर आप फेल हो गए तो उसको वो अंगूठी का जो उसका वैल्यूएशन है वो करके ही विल टेक दैट अमाउंट, सो उसके पैसे डूब नहीं जाते, दैट इज द थिंग। सो कोई भी चीज़ जब आप व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ पॉन मीन्स इट इज़ अ बेलमेंट ऑफ गुड्स बट फॉर सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट, उसका कुछ पर्पज नहीं है, अंगूठी है रखा है वापस दे दो, चेन गिरवी रखा है वो वापस दे दो। सो दिस इज ऑल्सो अ बेलमेंट बट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट। उसका डेफिनेशन खाली पढ़ता हूँ एंड बी स्टॉप फॉर टुडे। बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। तो कोई चीज़ करने के लिए जब भी कोई चीज़ गिरवी रखी जाती है उसको प्लेज बोलते हैं। द पर्सन डिलीवरिंग द सिक्योरिटी, अब यहाँ पे दो है, तो जो डिलीवरी दे रहा है जिसके गुड से जो गिरवी रख रहा है उसको बोलते हैं पॉनर, PAWNOR, पॉनर। एंड वाइल द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड एज अ पॉनी, पॉनी। तो अगर ए ने समझो अंगूठी बी जो ज्वेलर है उसके पास गिरवी रखी,
तो ए पॉनर हो गया और बी पॉनी हो गया। ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।